अरे बच्चों, हेलो लिटिल चैम्पियंस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे। तो पिछले कुछ दिनों से हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, आज एक बार फटाफट उनको एक बार समझ लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया तो आप लोग प्लीज़ देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। सबसे पहले बस सिंपली क्या करना है, हमें सिंबल लिखना है और जितने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस एटम के पास, बस उनको डॉट की तरह रिप्रेजेंट कर दो। सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। के एलिमेंट शेल में डिस्ट्रीब्यूट करा 282, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, शेल में डिस्ट्रीब्यूट करा 26, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बस 6 डॉट को रिप्रेजेंट कर दिया ऑक्सीजन पे। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, शेल में डिस्ट्रीब्यूट करा 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1, सोडियम पे एक डॉट आ गया। ठीक है, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंपली लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंसी क्या है, जो भी लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 4 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस कर दो, हमारी वैलेंसी आ जाएगी। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या बोल रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयनिक कंपाउंड है, इनके फॉर्मेशन को बताओ बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड देखते हैं। ठीक है, मेटल सोडियम है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। तो सोडियम क्या फॉर्म करेगा, कैटायन, इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281। सोडियम क्या फॉर्म करेगा, Na+, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और क्या क्या फॉर्म कर लेगा, Na+, जिसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 28, नियॉन जैसा स्टेबल बन जाएगा। अब ठीक है, अब देखो एनाइन क्या है, ऑक्सीजन, नॉन मेटल। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 26, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा, O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और ये लूज़ कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने सोडियम आएंगे, 2 सोडियम आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को देना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 सोडियम आए, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, क्या फॉर्म हो गया, Na2O। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बन गया स्टेबल। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और हाँ, इनको ना वर्ड्स में भी लिख देना कि सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, फॉर्म कैटायन फॉर्म करा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा, क्या फॉर्म करा, एनायन एनायन फॉर्म करा। इस तरह से वर्डिंग में भी अपने वर्ड में इन क्वेश्चंस को आप लिख लेना तो बेटर रहेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन कौन फॉर्म करेगा, मेटल। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या फॉर्म कर लेगा, Mg2+। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनायन के। एनायन कौन फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 26, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि इसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, नोबल गैस जैसा स्टेबल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या फॉर्म कर लेगा, O2 नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन को दे दिया, क्या फॉर्म कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो सिंपली Mg2+ O2 नेगेटिव ने क्या फॉर्म कर लिया, MgO। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इनको वर्ड्स में मस्ट लिख लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स, यानी कि इन कंपाउंड के अंदर आयन कौन प्रेजेंट होंगे जो भी हमने बनाया है। कैटायन कौन कौन से हमने देखे, Na+ एंड Mg2+। एनायन कौन से हैं, O2 नेगेटिव, एक ही तो एनायन है, O2 नेगेटिव। ठीक है, सिंपली हमने उसको लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन देख लो, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कि आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, कि बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव कैटायन से एंड नेगेटिव एनायन से। उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब मेल्टिंग करने के लिए उन अट्रैक्शन को, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हीट को बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा कि वो अट्रैक्शन टूट जाए और हमारे जो भी कंपाउंड है वो पिघल जाए। ठीक है, तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है, तो इसलिए हाई हीट रिक्वायर्ड होगी उनको मेल्ट करने के लिए। इसी बात को हमने एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, कैटायन एंड एनायन, ड्यू टू विच देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि जो 4 पेयर दिए हैं इनमें से कौन कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ का यूज़ करके। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, चा, CHA, ऊपर नीचे UU, बीच में GG। ठीक है, अब देखो NaCl रिएक्ट कर रहा है कॉपर मेटल के साथ। NaCl के अंदर Na ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो कम ताकतवर ज़्यादा ताकतवर को कैसे भगा पाएगा, तो नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला MgCl2 और Al क्या है, लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव।
तो एल ज़्यादा रिएक्टिव को नहीं भगा पाएगा। ये हम किससे देख रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज से, कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज घटती जाती है। ठीक है, एल्युमिनियम लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो नहीं भगा पाएगा, नो रिएक्शन। सिमिलरली FeSO4 एंड सिल्वर मेटल Ag क्या है, लेस रिएक्टिव है, Ag क्या है, लेस रिएक्टिव है, और Fe क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे पाएगा, तो ये भी नो रिएक्शन। सिमिलरली AgNO3 एंड कॉपर मेटल, AgNO3 प्लस में कॉपर मेटल CO। देखो कॉपर कैसा है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, Ag कैसा है, लेस रिएक्टिव। तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा ताकतवर है, लेस रिएक्टिव को भगा देगा और NO3 के साथ चिपक जाएगा। कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो क्या फॉर्म करेगा, कॉपर नाइट्रेट NO3 ट्वाइस प्लस में 2Ag। हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। क्या इनमें से कौन से मेथड सुटेबल है कि जो भी फ्राइंग पैन होता है हमारा वो रस्ट से बचा रहे, ठीक है, उसके अंदर रस्ट ना लगे। सबसे पहला अप्लाइंग ग्रीस, दूसरा अप्लाइंग पेंट, तीसरा अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। ग्रीस से भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं, पेंट से भी रोक सकते हैं, और तीसरा कोटिंग ऑफ जिंक से भी रोक सकते हैं। बट ये दोनों मेथड सूटेबल नहीं होंगे। क्यों सूटेबल नहीं होंगे, कि फ्राइंग पैन पे तुम ग्रीस लगा दोगे, पेंट लगा दोगे तो फूड को ख़राब कर देंगे, फूड हमारा ठीक नहीं बनेगा। तो इसलिए ये दोनों सूटेबल मेथड नहीं है। सूटेबल मेथड कौन सा है, थर्ड, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है। और जिंक को अगर जिंक की कोट चढ़ा देंगे फ्राइंग पैन पे तो उससे क्या होगा, तो जिंक ना आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो जैसे ही आयरन रिएक्ट करेगा कोरोजन के लिए, जिंक क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट कर लेगा खुद कि लाइक जिंक का बॉडी गार्ड बन के रहेगा, कि कोई भी आएगा रिएक्ट करने के लिए जिंक खुद रिएक्ट कर जाएगा, खुद मर जाएगा, बट आयरन को बचा लेगा। इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर रखा है। बिकॉज बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड पेंट वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग, बट दिस मेथड विल नॉट बी सुटेबल ऑन फ्राइंग पैन विच इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड। ये दोनों मेथड भी अप्लाई हो सकते हैं रस्टिंग से बचने के लिए, बट सूटेबल नहीं होंगे। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है बच्चों, क्योंकि उस फ्राइंग पैन में फूड बनाना है, तो इसलिए फूड को ख़राब कर देंगे, तो ये मेथड सूटेबल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, टाइप ऑफ कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, एलिमेंट इज लाइकली टू बी। यानी कोई भी एलिमेंट है ऑक्सीजन के रिएक्ट करता है और कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये जो कंपाउंड बना है ये वाटर में भी सोल्यूबल होता है। तो क्या इन चारों में से बताओ कौन सा कंपाउंड होगा। ठीक है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या आयरन। कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, सिलिकॉन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया, और आयरन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया। पहली कंडीशन हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन पानी में सोल्यूबल होना चाहिए। ये क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और पानी में भी सोल्यूबल होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा क्योंकि गैस है। ठीक है, और पानी के अंदर हालांकि सोल्यूबल हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म करेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा बट ये पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होगी। सिमिलरली ये क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा बट पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन कैल्शियम। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो देखो रीज़न हमने लिख रखा है, बिकॉज कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड CO विच हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, पानी के साथ मिलकर क्या फॉर्म कर लेती है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। और बाकी दूसरों की तरफ आए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच डजंट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिलिकॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है। और सिमिलरली आयरन ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है बट पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन कैल्शियम हमारा ठीक हो गया। अगला देखो, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। कहने कि जो भी हमारे फूड कैन वगैरह होते हैं, कोका कोला वाले कैन या कोल्ड ड्रिंक वाले कैन, वो उनकी कोटिंग टिन से की जाती है, जिंक से क्यों नहीं की जाती, क्यों, क्योंकि जिंक एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो फूड मटेरियल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमारा फूड मटेरियल ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से हम टिन की कोटिंग को प्रेफर करते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन देख लो, जिंक इज़ कॉस्टलियर दैन टिन, ये गलत है। जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन टिन, ये भी गलत है। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन टिन, ये ठीक है। और अगला है जिंक इज़ लेस रिएक्टिव दैन टिन, ये गलत है। सही ऑप्शन कौन था हमारा, C। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, फूड कैन कोटेड विद टिन बिकॉज जिन इज मोर रिएक्टिव दैन टिन, तो इट कैन डैमेज द फूड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू आर गिवन अ हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर्स एंड स्विच। कह रहे हैं कि तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, हथौड़ा दिया हुआ है, बैटरी दी हुई है, बल्ब और वायर दिए हुए हैं, और स्विच दिया हुआ है। हाउ कुड यू यूज़ दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कि इनका यूज़ करके तुम मेटल और नॉन मेटल से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, हैमर का यूज़ करके हम मेटल की क्या चेक कर सकते हैं, मेलेबिलिटी, कि हमने मेटल को हैमर से मारा, वो पतली शीट में कन्वर्ट हो गया तो वो कैसा है, मेटल है। अगर वो टूट गया, पीसेज में टूट गया, पाउडर में टूट गया, तो वो कैसा है, नॉन मेटल। ठीक है, तो हैमर से मेटल और नॉन मेटल को हम मेलेबिलिटी चेक करके हम बता सकते हैं। मेटल्स आर मेलेबल
can be easily drawn into thin sheets by hitting with hammer. Non-metals are non-malleable, so they will break down into pieces. दूसरा, बैटरी, बल्ब और वायर का यूज़ करके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम मेटल को बैटरी से, बल्ब से और वायर वगैरह से कनेक्ट कर देंगे, और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर उसमें बल्ब जल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये मेटल है, क्योंकि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बल्ब नहीं जलता तो नॉन मेटल होगा, कि बिकॉज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे कनेक्टेड विद बल्ब एंड बैटरी, बल्ब विल ग्लो। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब will not glow very when connected with battery and wires. The usefulness of this test in distinguish between metals and non-metal। कह रहे कि इन टेस्ट का यूज़ करके मेटल और नॉन मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। ठीक है, जब हमने हैमर का यूज़ करा तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, मेलेबिलिटी के बारे में। हैमर का यूज़ करके हम उसकी मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी को एनालाइज कर सकते हैं। बैटरी स्विच का यूज़ करके हम किसको यूज़ कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को एनालाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को। ठीक है, ये इन दोनों टेस्ट के बारे में हम बता सकते हैं। अगला, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बताओ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं, ऐसे एलिमेंट के ऑक्साइड होते हैं, कोई भी एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ मिल जाए और वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड PbO लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। जब भी हमने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं और हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं तो ऐसे मेटल बताओ जो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, और 2 ऐसे बताओ जो नहीं करेंगे। तो देखो, हाइड्रोजन से जो भी ऊपर है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और जो भी हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन की सीरीज से नीचे होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का रिएक्ट कौन कौन से करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कौन से करेंगे, कोई भी 2 मेटल उठा लो जो हाइड्रोजन से ऊपर है। हमने उठा लिया मैग्नीशियम और जिंक उठा लिया। ठीक है, तो वो डाइल्यूट एसिड में से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस और साथ में सॉल्ट वगैरह। ठीक है, और 2 मेटल जो नहीं डिस्प्लेस करेंगे उसे हाइड्रोजन से नीचे वाले उठा लो, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह, वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, और जो डिस्प्लेस करेंगे उनके अंदर पोटेशियम, सोडियम को मत उठाना, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, वो तो आगे लगा देंगे। तो जो भी थोड़े बहुत हाइड्रोजन से ऊपर मेटल हैं उनको उठा लेना, वो डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स आर मैग्नीशियम एंड जिंक। मेटल विच विल नॉट डिस्प्लेस आर सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट। He collected the gas evolved by inverting a test tube over it, as shown in figure below। फिगर वगैरह दिए एनसीईआरटी में, तुम देख लेना। उसने क्या बोला, उसने प्रत्यूष है, उसने क्या करा, सल्फ़र पाउडर को स्पैचुला में लिया, एक चम्मच से में लिया जो लैब में यूज़ होता है, और उसे हीट कर दिया। ठीक है, और उसने जो भी गैस निकली उसे एक उल्टी ट्यूब करके उसमें कलेक्ट कर दिया। अब ठीक है, अब ये क्या क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर। कि उस गैस का एक्शन क्या होगा ड्राई लिटमस पेपर पे, यानी कि सूखे लिटमस पेपर पे, और मोस्ट गीले लिटमस पेपर पे। ठीक है, तो देखो, जब भी सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म कर लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अब देखो, जैसे ही सल्फर को हम ड्राई लिटमस पेपर के पास लेके जाएंगे, सूखे लिटमस पेपर के पास, तो कोई रिएक्शन वगैरह ही नहीं होगी। ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लिटमस पेपर पे। क्यों, क्योंकि देयर मस्ट बी वाटर, जिससे एसिडिटी वगैरह पता चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड को हम ड्राई लिटमस पेपर के पास लेके जाएंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, सल्फर ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी होती हैं, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड को मोस्ट लिटमस पेपर, गीले लिटमस पेपर से मिलाएंगे, उसका कलर कैसा हो जाएगा, लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है वो कैसी ऑक्साइड है, एसिडिक। तो एसिड के केस में लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी चीज़ को हमने लिख दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, तो अगले पार्ट, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। की जो भी रिएक्शन हो रही है उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। तो देखो, बर्निंग के टाइम पे सल्फर सॉलिड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म कर लेगा, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब जैसे ही लिटमस पेपर से सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी क्या फॉर्म कर लेगी, सल्फ्यूरस एसिड। SO2 और H2O मिले क्या फॉर्म हो गया, H2SO3, जो क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। इसलिए तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ठीक है, कह रहे हैं कि नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो कैसी ऑक्साइड फॉर्म होगी। अभी तो हमने देखा कैसी फॉर्म होती है, एसिडिक ऑक्साइड।
तो ठीक है, जब भी नॉन मेटल कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, कैसी ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, और कभी कभी न्यूट्रल ऑक्साइड भी फॉर्म कर देते हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ मिले क्या फॉर्म कर लिया, एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड। एग्जांपल देख लो, SO2 कैसी है, एसिडिक ऑक्साइड अभी तो हमने देखा, और CO कैसी है, न्यूट्रल ऑक्साइड। दोनों के हमने एग्जाम्पल भी लिख लिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। कह रहे कि रीज़न दो, प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर यूज़ होते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले तो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मेटल एंड डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, यानी कि उनको अपनी मनचाही शेप में अरेंज कर सकते हैं, पतला कर लो, वायर में कन्वर्ट कर लो, है ना। और तीसरा लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, इसी वजह से हम इनको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। तो देखो, बिकॉज प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर मेलेबल, डक्टाइल एंड लस्ट्रस इन नेचर, ठीक है। ऑल्सो दिस मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव सो डजंट इफेक्ट विद एयर और वाटर। और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं एयर, ऑक्सीजन, वाटर के साथ, इसलिए भी हम इन्हें ऐसा ज्वेलरी को यूज़ कर सकते हैं। अब अगला देखो, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। कि जितने भी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम है, इनको ऑयल वगैरह में स्टोर करते हैं, कैरोसिन ऑयल में। इसका रीज़न, क्योंकि उन्हें खुले एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो हवा में थोड़े थोड़े वाटर के मॉइस्चर होते हैं, तो उनसे रिएक्ट करके क्या होगा, उनके अंदर आग लग जाएगी। इसलिए वो फायर को ना पकड़ें, फायर को कैच ना करें, इसलिए हम उन्हें ऑयल में रखते हैं, ऑयल के अंदर वो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसी को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। बिकॉज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स विच डजंट रिएक्ट विद ऑयल बट विद वाटर इन ओपन एटमॉस्फेयर दे रिएक्ट वाइग्रेसली एंड कैचेस फायर इजीली। कि बड़ी खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में या वाटर के साथ, और आग को पकड़ लेते हैं, इसलिए उनसे बचाव के लिए हम उसे ऑयल में रखते हैं जहाँ वो रिएक्ट नहीं करते। अगला, एलुमिनियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। कह रहे हैं कि हालांकि एलुमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, बट फिर भी हम इसे कुकिंग में यूज़ क्यों करते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्यों, क्योंकि एलुमिनियम जो इजीली कोरोड नहीं होता, जल्दी से उसके अंदर कोरोजन नहीं होता, जंग नहीं लगता। इसका रीज़न क्या है कि एलुमिनियम ना ऑक्सीजन का रिएक्ट करके अपने पे एलुमिनियम ऑक्साइड की लेयर को फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से उसका कोरोजन वगैरह नहीं होता, ठीक है। और साथ ही साथ ये लाइट वेट होता है, इस वजह से भी हम उसको यूटेंसिल्स वगैरह में, बर्तन वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, बिकॉज एलुमिनियम इज़ आर रेसिस्टेंट टू कोरोजन एज एलुमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लेयर ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड एंड दिस ऑक्साइड लेयर इज स्टेबल, ठीक है। इस वजह से उस पर कोरोजन नहीं लगता, ठीक है। साथ ही साथ ऑल्सो एलुमिनियम इज लाइट इन वेट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ साथ एलुमिनियम लाइट वेट भी है और साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इस वजह से हम उसे बर्तन वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। अगला, यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टर्मरिक जूस, एक्सप्लेन वाई दिस सोर्स सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। ठीक है, कहने की जैसे तुमने सुना होगा कि जो भी कॉपर वगैरह होते हैं, कॉपर के जो भी सामान वगैरह होता है, वो कुछ टाइम बाद डल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको नींबू के पानी में या फिर इमली के पानी में, इमली जूस में रख देते हैं, और कुछ देर बाद वो कैसा होता है, एकदम से नया सा बन जाता है। इसका रीज़न तो क्यों, तो देखो, बिकॉज सोर्स सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, ठीक है। जो भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं, नींबू का जूस हो गया या फिर इमली का जूस, उसके अंदर एसिड होते हैं। देखो, कॉपर जो होता है डल क्यों ऊपर जाता है, उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि कॉपर पे ना, कॉपर अपने पे कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है या कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना देता है, जिसकी वजह से उसका रंग वगैरह ढल जाता है, उसका कलर वगैरह हल्का सा चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हमने उसे नींबू के पानी में या फिर आपका इमली में डाला, तो एसिड क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को या फिर कॉपर कार्बोनेट को अपने में डिज़ोल्व कर लेंगे, ठीक है। जब वो लेयर ही हट गई, अपने में से डिज़ोल्व कर लेंगे, तो क्या होगा, वो लेयर जो उन पर चढ़ी हुई थी वो हट जाएगी, और हमारा कॉपर बिल्कुल रेडिश ब्राउन नया जैसा बन जाएगा, ठीक है। इसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज सोर्स सब्सटेंसेस कंटेन एसिड विच डिजोल्व द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड CO और कॉपर कार्बोनेट विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ टर्निश कॉपर वेसल्स, ड्यू टू दिस कॉपर वेसल गेट देयर रेड ब्राउन लस्टर एंड दे गेट क्लीन्ड। अगला, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करो उनके केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो, हमने देखा कि मेटल जब भी ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड, जो कि बेसिक होती है नेचर में। जैसे नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। जब भी नॉन मेटल को ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, जो कि एसिडिक होती है नेचर में। मेटल जनरली कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, कि अपने में से हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, हमेशा अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं। मेटल जनरली फॉर्म करते हैं कैटायन, इलेक्ट्रॉन का लूज़ करके। नॉन मेटल जनरली एनायन फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन करके। मेटल रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट कर जाते हैं एसिड के साथ, जबकि नॉन मेटल जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगला क्वेश्चन देख लो, ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ, ही प्रोमिस्ड टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड, अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल टू हिम विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
क्या बोल रहा है कि एक आदमी था जो कि सुनार बन के गोल्ड स्मिथ बन के हर एक घर पे जा रहा था और ये बोल रहा था लेडीज़ को कि मैं तुम्हारा जो भी गोल्ड तुम्हारा हल्का सा जो पुराना हो चुका है उसको एकदम नया बना दूंगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम नया बना दूंगा, ठीक है। घर में गया, एक लेडी आई कोई बूढ़ी सी, उसको बाहर बुलाया, उससे बोला कि मैं आपकी जो भी आपकी बैंगल्स हैं जो भी चूड़ियाँ उनको एकदम नया बना दूंगा, बिल्कुल नए जैसा। उसको उसने समझाया तो वो लेडीज़ मांग रही, चलो ठीक है एकदम से नया बना दो। तो उसने क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर उन बैंगल्स को चूड़ियों को डाल दिया, ठीक है। जैसे ही बाहर निकाला वो एकदम बिल्कुल नई जैसी थी, ठीक है, एकदम बिल्कुल नई थी। बट उनका वेट था वो कम हो गया था, उनका जो वेट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद लेडी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, उदास हो गई थी कि भाई मतलब तूने इतना नया तो कर दिया बट इसका वेट कम कर दिया, नुकसान कर दिया है सब। तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई, वो चला गया गोल्डस्मिथ उसका नुकसान करके, नया तो बना दिया बट उसका वेट लूज़ हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मान लो तुम डिटेक्टिव हो, बताओ उस गोल्डस्मिथ ने कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करा होगा कि जिससे वो एकदम नए बन गए, ठीक है। अब देखो एसिड तो यूज़ नहीं कर सकता कि गोल्ड गोल्ड प्लेटिनम जितने भी नोबल मेटल है ये एसिड बेस वगैरह में डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। तो हमें मालूम है वो सिर्फ और सिर्फ किस में डिजोल्व होते हैं, एक्वा में, ठीक है। तो उस सुनार ने क्या करा होगा, गोल्ड स्मिथ ने एक्वा में डाला, जो भी गोल्ड की लेयर थी ऊपर ऊपर की वो डिजोल्व हो गई और गोल्ड कैसा हो गया, एकदम नया हो गया, ठीक है, एकदम नया जैसा हो गया। और बट उसका वेट कम हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर ऊपर की लेयर गोल्ड डिजोल्व हो गया उसके अंदर, एसिड के अंदर उसका वेट कम हो गया बट वो नए जैसा हो गया। तो ठीक है, इसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। गोल्ड स्मिथ यूज द सॉल्यूशन एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो ऑफ 3:1, ठीक है। और एक्वा क्या है, HCl और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है जो कि 3:1 में। और एक्वा डिजोल्व कर सकता है नोबल मेटल जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, वाइल अदर एसिड्स कैन नॉट, जबकि अदर एसिड नहीं डिजोल्व कर सकते, ठीक है। तो एक्वा ने क्या करा, उसके ऊपर की लेयर को डिजोल्व कर लिया और वो कैसा बन गया, गोल्ड नए जैसा बन गया। साथ ही साथ उसका वेट कम हो गया, क्यों, क्योंकि उसकी लेयर को डिजोल्व कर दिया, ऊपर के हिस्से को डिजोल्व कर दिया, तो उसका वेट कम हो गया बट वो नए जैसी बन गई। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गिव रीज़न वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। कि कॉपर जो होता है कि वो जो भी हॉट वाटर टैंक होते हैं, जो गर्म वाटर टैंक होते हैं, उसके अंदर कॉपर को यूज़ किया जाता है, स्टील को नहीं यूज़ किया जाता। और स्टील क्या है, एलॉय है आयरन का, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो कॉपर ना तो पानी के साथ ईजिली रिएक्ट करता है ना फिर स्टीम के साथ, ठीक है। और जबकि जो भी आयरन होता है स्टील के अंदर पानी के साथ रिएक्ट कर देता है या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट कर देता है, और जो भी टैंक है उसको कैसा बना देता है, कोरोड कर देता है, जंग सा लगा देता है, ठीक है। तो बस सिंपल सा रीज़न, कॉपर जनरली रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ या इवन स्टीम के साथ, गर्म पानी के साथ या भाप के साथ, जबकि आयरन जो भी स्टील के अंदर है वो रिएक्ट कर देता है और जंग लगा देता है। इसलिए हम गर्म पानी वाले वाटर टैंक के अंदर कॉपर का यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ नहीं करते। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे। कैसा भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में विद रिवीजन वीडियो लेक्चर, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।